तो हाय मिन्ना, मैं हूँ देसी ओटाकू एंड आज मामला थोड़ा सा हॉट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली है ना। तो बिफोर आई स्टार्ट, ये वीडियो है मेरी होमुनकुलस मांगा एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2। अगर तुमने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। वैसे तो मैं अभी छोटा सा रिकैप देने ही वाला हूँ, तो नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर तुम्हें डिटेल्ड देखना है तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, वरना इसमें क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आएगा। और जिन लोगों ने पार्ट 1 देखा हुआ है वो लोग ये रिकैप वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं टाइम स्टैम्प की हेल्प से। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो कानों में ईयरफोन्स डाल लो, खाने के लिए कुछ ले आओ एंड लेट्स स्टार्ट दी रिकैप। तो हाय, तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक होमलेस बंदा जिसका नाम सुतुमो नाकोशी है, जिसके पास ना रहने को घर है ना कोई कैश, वो अपना सारा टाइम अपने छोटी सी कार में ही स्पेंड करता है, जहाँ वो खाता रहता पीता सब कुछ करता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक बंदे से होती है जिसका नाम है मानाबू इतो, एंड वो उसे एक प्रोसेस ट्रेपनेशन के बारे में बताता है, जिसमें ह्यूमन स्कल में एक छोटा सा छेद किया जाता है, जिससे कहा जाता है कि ह्यूमंस का सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट हो जाता है। और मानाबू नाकोशी को इस ऑपरेशन के बदले 7000 येन देने वाला होता है, लेकिन मानाबू एज ए नॉर्मल पर्सन रिएक्शन उसे मना कर देता है, जिसके बाद उनके पास अलग अलग हो जाते हैं। एंड तभी अगले दिन उसकी कार टो हो जाती है एंड उसके पास पैसे भी नहीं होते ताकि वो अपनी कार को वापस छुड़ा सके। लेकिन बाद में रिवील होता है कि उसकी कार किसी और ने नहीं बल्कि ईतो ने ही टो करवाई होती है, जिसके बाद वो मानाबू के पास जाता है, जहां वो पैसे के लिए ऑपरेशन कराने के लिए एग्री कर देता है। एंड वो ऑपरेशन होता है जिसके बाद नाकोशी के स्कल में एक छोटा सा होल कर दिया जाता है, जहाँ उसे स्टार्टिंग में तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन एक दिन रोड में जब उसकी आंख में कुछ चला जाता है, वो अपनी लेफ्ट आई को रब कर रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि वो जब भी अपना लेफ्ट आई क्लोज करता है वो इंसानों के अंदर के ट्रू फॉर्म्स को देख पा रहा होता है। जहाँ तभी वो एक माफिया से भिड़ जाता है, जहाँ वो उस माफिया को जब अपनी एक आंख क्लोज करके देखता है तो वो एक छोटा सा चाइल्ड जैसा दिखता है जो अपनी लिटिल फिंगर काट रहा होता है। जहाँ बाद में वो उसके अंदर की गिल्ट को क्लियर करता है, जिसके वजह से उसका ये फॉर्म खत्म हो जाता है एंड वो माफिया एक नॉर्मल पर्सन बन जाता है। लेकिन तभी हमें रिवील होता है कि इन सब के बाद उस याकुजा का रोबोटिक हैंड अब नाकोशी में ट्रांसफर हो चुका है। तो ये बस ये एक छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था, इसमें बहुत से सीन्स मैंने एक्सप्लेन नहीं करे एंड तुम्हें एकदम डिटेल में जानना है आखिर उसने उस माफिया की गिल्ट को कैसे ठीक किया या नाकोशी के साथ ये क्या हो रहा है, तो इस वीडियो को देख लेना, होमुनकुलस पार्ट 1, जो कि आई बटन पे आ रहा होगा। तो अब और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं हमारी स्टोरी को फटाफट से। तो नाकोशी ये देखकर शॉक्ड होता है कि वो अपनी हैंड को टच करके देखता है इफ वो रियल है। वो यही सोच रहा होता है कि आखिर वो याकुजा बॉस का रोबोटिक हैंड उसमें ट्रांसफर क्यों हो गया है। एंड तभी वो घबरा कर भागते भागते मानाबू के पास जाता है, जहाँ वो बुरी तरह पसीने से भीग रहा होता है। मानाबू उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन वो बात छिपाते हुए बोलता है कि मैं ठीक हूँ। जहाँ तभी मानाबू नाकोशी को अपने साथ एक साइकोथेरेपिक क्लिनिक लेकर जाता है, क्योंकि मानाबू को एक मॉडर्न न्यू जनरेशन का होमुनकुलाई देखना था। एंड फिर हमें एक सीन शिफ्ट दिखाया जाता है जहाँ नाकोशी और मानाबू एक वन साइडेड मिरर के सामने बैठे हुए होते हैं एंड नाकोशी उन्हें देखने की कोशिश कर रहा होता है। एंड तभी नाकोशी मानाबू के अंदर के होमुनकुलाई को देख लेता है, जिसे वो पास से देखने का ट्राई करता है। एंड तभी वो नोटिस करता है कि मानाबू का जो होमुनकुलाई है वो एक ग्लास कंटेनर का बना हुआ है, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है एंड उसके अंदर से बबल्स आ रहे होते हैं। एंड फिर थोड़ा टाइम स्किप होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि नाकोशी को उसमें कुछ मिलता ही नहीं है। मतलब वो बहुत सारे पेशेंट्स को चेक करता है बट उसे कुछ भी रियलाइज नहीं होता उससे। एंड इसलिए मानाबू अब नाकोशी को अपने साथ सेकंड लोकेशन पर लेकर जाता है, जो एक ल्यूइड अडल्ट वाली जगह होती है, अजीब सी, जहाँ मानाबू बोलता है कि ये वो जगह है जहाँ पर हमें एक मॉडर्न न्यू जेन का होमुनकुलस मिल सकता है। एंड तब हमें पैनल में बहुत सारी लड़कियों को दिखाया जाता है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं। वो लोग एक वन साइडेड ग्लास के पीछे होते हैं, जिसके वजह से मानाबू और नाकोशी उन्हें देख पा रहे होते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें नहीं देख सकते थे। जहाँ अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ इफ ये जगह क्या है, वैसे समझाना बड़ा डिफिकल्ट है बट हाँ। अच्छा, तो ये एक बेरली लीगल टाइप की जगह है जहाँ पर तुम अपनी फेवरेट गर्ल को ऑर्डर कर सकते हो एंड वो तुम्हें एक वन साइडेड मिरर के दूसरे साइड से अपना ऑर्डर देगी। लाइक
ऑर्डर जैसे कि तुम उनकी पैंटीज देखना चाहते हो या ल्यूड पोजेस करते हुए देखना चाहते हो उसे। एंड सबके अलग अलग प्राइसेस होते हैं, बट सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोवाइड नहीं किया जाता है यहाँ पे। तो अब कंटिन्यू करते हैं, जहाँ नाकोशी मानाबू से पूछता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तो मानाबू बोलता है कि तुम समझे नहीं क्या, मैं चाहता हूँ तुम इनमें से देखकर बताओ कि एक मॉडर्न ह्यूमन कुलाई कौन है। एंड वो बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो सारे लड़कियों में देखता है कि कौन सा ह्यूमनकुलस है इसमें। जहाँ सारी लड़कियां तो बिल्कुल नॉर्मल होती है, बस एक लड़की को छोड़कर जिसका नंबर होता है 1775। वो लड़की पूरी तरह से सैंड की बनी हुई होती है एंड उसकी बॉडी से सैंड इधर उधर गिर रहा होता है। वो एक मॉन्स्टर होती है सैंड की बनी हुई, ड्राई सैंड की, जैसे डेजर्ट्स में होते हैं ना वैसे सैंड, मगर एक हाई स्कूल स्टूडेंट के शेप में। जहाँ जब वो मानाबू को ये सब बताता है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड बोलता है चलो फिर उसे ऑर्डर करते हैं। एंड फिर वो लोग उस लड़की को ऑर्डर कर लेते हैं, जहाँ ऑर्डर करने के बाद उन्हें 5 मिनट मिलते हैं एंड 3 पोजेस मिलते हैं। तो नाकोशी अंदर जाता है ताकि वो उसे और अच्छे से एग्जामिन कर सके। एंड तभी वो लड़की अपने बारे में बताती है कि वो 17 साल की हाई स्कूल स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर में है एंड उसका ब्लड ग्रुप ओ है। एंड उसे कैरेओके एंड मूवीज देखना बहुत पसंद है। जिसके बाद वो अपने फर्स्ट पोस्ट करती है, जिसमें वो एक क्यूट सा किसिंग वाला फेस बनाती है। लेकिन नाकोशी जिस काम के लिए आया था वो करने लग जाता है, जहाँ वो अपनी आँख को बंद करके उसे एग्जामिन करने लगता है। जहाँ वो वापस से उसे एक सैंड की स्टैच्यू सी दिखती है, जिसके अंदर से वो सैंड बिखर कर गिर रहे होते हैं, जो वापस से उसी की बॉडी में जुड़ जा रहे होते हैं। जिसके बाद वो जैसे जैसे पोजेस चेंज करती है, वो स्टैच्यू भी ब्रेक होकर अपनी पोजेस चेंज करती है, जहाँ वो अपने लास्ट बहुत ही ल्यूइड पोज में आती है, जिसमें वो अपनी पैंटीज को शो कर रही होती है। एंड तभी जब नाकोशी देखता है तो वो उसके क्लोथ भी सैंड के बने होते हैं, जो ब्रेक होकर गिर जाते हैं। एंड जब नाकोशी देखता है, मतलब वो वही वाली जगह पे, तो वो बहुत ही ज़्यादा भयानक सी चीज़ देखता है, जहाँ उसके उस वाली जगह से एक अजीब सा फेस सा बाहर निकल रहा होता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी से स्माइल देता है एंड वो घबरा जाता है। जहाँ तभी वो फेस एक लिविड सी गेस्चर डालते हुए बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें ऑन कर दिया। जहाँ तभी वो अचानक से वो फेस जो होता है वो फोर्स लगाकर उसके अंदर से बाहर निकलने लगता है एंड वही जगह से। हाँ, तो ये देखकर नाकोशी का माइंड पक हो जाता है एंड वो तुरंत से दरवाज़ा खोलकर भाग जाता है। जिसके बाद हम थोड़ा टाइम स्किप देखते हैं, जिसमें नाकोशी मानाबू के साथ बैठा हुआ होता है एंड जहाँ वो उस लड़की के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। नाकोशी मानाबू को उस लड़की के बारे में सब कुछ बताता है, जैसे कैसे वो सैंड की बनी हुई है एंड उसके क्लोथ तक लाइक सैंड के बने हुए हैं एंड लेकिन नंबर रियल है, मतलब वो जो नंबर लगाया होता है उसकी बॉडी पे वो नंबर रियल है। जिसको देखकर मानाबू पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। नाकोशी मानाबू से पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्या जानता है जो वो नहीं जानता। तो मानाबू बोलता है कि वो लड़की एक रेत की बनी हुई गिरगिट है, एक गिरगिट जो अपनी सिचुएशन और सराउंडिंग के हिसाब से अपना शेप बदल लेती है। जहाँ वो बोलता है ये देखो ये चीनी है, लेकिन ये एक क्यूब की शेप में है ना। सोसाइटी चाहती है कि ये क्यूब की फॉर्म में ही रहे एंड इसलिए ये क्यूब की शेप में है, इसलिए ये अच्छा है, ये सारे रूल्स फॉलो करता है। एंड ये बोलकर वो उस चीनी को उस ग्लास में खाली करने लगता है, जहाँ वो उसे ऊपर तक भर देता है। एंड फिर उस रेस्टोरेंट का वेटर जो होता है वो उसे ऐसा करते हुए देख रहा होता है। जिसके बाद मानाबू बोलता है ये देखो हमें इसकी इस फॉर्म की ज़रूरत थी एंड ये सिलेंडर की शेप में आ गया। बस इसी तरह ये कोई भी शेप ले सकता है और 1775 बिल्कुल ऐसी ही है। इस मॉडर्न जनरेशन में जहाँ हर चीज़ रूल बुक के अकॉर्डिंग होती है, जो तुम्हें फिल करना होता है, ऐसी जगह पर वो जैसा चाहे वैसा शेप ले सकती है, एक रेत की गिरगिट की तरह। जिसके बाद वो उस ग्लास के अंदर के शुगर को उसकी पिक्चर पर गिराते हुए बोलता है कि अगर मैं छोटे छोटे बोलूँ तो इस लड़की का खुद का कोई शेप नहीं है। जहाँ नाकोशी उसे पूछता है कि इसका मतलब उसका कोई पर्सनैलिटी नहीं है ऐसा। तो मानाबू बोलता है नहीं, उसने बस खुद को अभी तक ढूंढा नहीं है। जहाँ ये सब करते हुए वेटर उन्हें देख रहा होता है एंड इसलिए वो उनकी तरफ आकर बोलता है कि क्या मैं आपको किसी चीज़ में मदद कर सकता हूँ। लेकिन नागोशी उसे बोलता है नहीं नहीं हम ठीक है। एंड फिर मानाबू बोलता है देखा, जब वो अपने कंटेनर में थी वो एक गुड गर्ल थी, लेकिन जैसे ही वो टेबल पर गिर गई वो एक बैड गर्ल बन गई, रूड विथ नो मैनर्स, जबकि ये भी वही तुगर है। एंड इसी तरह ये जो सैंड है वो उसके प्यार की प्यास को दिखाता है।
70-75 के पेरेंट्स भी कुछ इसी रूल बुक जनरेशन की होंगे। ऐसे पेरेंट्स जो सिर्फ सिंबल्स के बारे में चिंता करते हैं, जैसे उसके खिलौने, उसके कपड़े, सब कुछ स्ट्रिक्टली उनके रूल बुक के अकॉर्डिंग। और 70-75 भी इसी तरह जीते आ रही है एंड अब वो रिबेल करना चाहती है। बस वो ये नहीं जानती कि शुरू कहाँ से करना है। उसके पास इतनी क्रिएटिविटी नहीं है और इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस लड़की से बात करनी है। और वो लोग इसी तरह बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी 70-75 उस शॉप से बाहर निकलती है। जिसके बाद हम मानाबू और नाकोशी दोनों को उस लड़की का पीछा करते हुए देखते हैं, जहाँ 70-75 एक शॉप के अंदर घुस जाती है, जहाँ वो रिबेल करने के लिए एक नासमझ टीनेजर की तरह शॉप लिफ्टिंग कर रही होती है, मतलब शॉप से चीजें चुरा रही होती है। जहाँ नाकोशी उसके होमुनकुलाई पर नजर रख रहा होता है, जो बहुत ही अजीब सी क्रीपी डिस्टॉर्शन शो कर रहा होता है। जहाँ ऐसे क्यों होता है, तो हमें बताया जाता है कि 70-75 का ध्यान उसके पीछे की तरफ होता है कि कोई उसे देख ना ले चीजें चुराते हुए, इसलिए उसका हेड होमुनकुलस के पीछे शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद मानाबू को एक आइडिया आता है, जहां वो जाने लगता है, लेकिन उससे पहले वो नाकोशी को बोलता है कि अगर उसके होमुनकुलस में कुछ चेंजेस आए तो हेड स्क्रैच करके उसको बताने के लिए। जिसके बाद मानाबू चलकर शॉप के मैनेजर के पास जाता है, जहाँ नाकोशी उसे कंटिन्यूसली चीज़ों को चुराते हुए देख रहा होता है। एंड तभी अचानक से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है, जो वो शॉप का मैनेजर ही होता है। जहाँ बेसिकली मानाबू उसके पास जाकर उसे फेक इन्फॉर्म करता है कि नाकोशी शॉप लिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मैनेजर नाकोशी को पकड़ लेता है एंड जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे एक्यूज करने लगता है। जहाँ तभी मानाबू नाकोशी को इशारे में पूछता है कि अगर उसका होमुनकुलस कैसा है। एंड जब नाकोशी अपनी आई क्लोज करके देखता है तो उसका सैंड का स्ट्रक्चर धीरे धीरे टूट कर गिर रहा होता है। जहाँ ऐसा होते ही तुरंत से नाकोशी अपना हेड स्क्रैच करने लगता है। जहाँ इसी बात का फायदा उठाते हुए मानाबू 70-75 को अप्रोच करता है एंड उसे ड्रिंक के लिए पूछता है, जहाँ वो लड़की भी इसे एक अच्छा मौका देखकर उस शॉप से उसके साथ निकल जाती है। जहाँ नाकोशी को दिख रहा होता है कि मानाबू जो कि वाटर जैसा दिख रहा होता है एंड 70-75 जो सैंड जैसी दिख रही होती है, दोनों को साथ में भागते हुए। जिसके बाद नाकोशी उस शॉप के मैनेजर को ग्लासेस के लिए पे करता है एंड वो भी निकल जाता है। जिसके बाद हम मानाबू और उस लड़की को एक टेबल में बैठे हुए दिखाया जाता है और नाकोशी जो पीछे से छिप कर उन दोनों पर नजर रख रहा होता है। एंड तभी मानाबू उससे थोड़ा फ्लर्ट करने लगता है और उसे मैनिपुलेट करने लगता है, जहां वो उससे पूछता है कि तुम खुद को जानने से डर रही हो। जहां जैसे जैसे मानाबू उससे बातें कर रहा होता है, नाकोशी नोटिस करता है कि उसका सैंड वाला जो फॉर्म था वो धीरे धीरे ब्रेक होकर गिरने लगता है। जहां मानाबू कंटिन्यू करता है और उसे मैनिपुलेट करते जाता है, जहां वो बोलता है कि तुम्हारी सारी जिंदगी एक रूल बुक के अंदर बिताई गई है, सिर्फ अपने पेरेंट्स के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करते हुए, लेटर बाय लेटर। जहां वो बोलता है कि ये रूल्स, ये मैनुअल्स एक गहरी खाई है जिसमें तुम फंसी हुई हो, और अपनी सेल्फ को पहचानो और डेली लाइफ के उन पैटर्न्स को पहचानो और उसे डिस्ट्रॉय करो। तुमने अपनी पूरी जिंदगी उन रूल बुक्स में बिताई है और अब कुछ ऐसा करो जो उन रूल्स में नहीं है और इन रूल्स को डिस्ट्रॉय करो। जहां वो लड़की भी धीरे धीरे उससे मैनिपुलेट होते जा रही होती है, वो इसी का फायदा उठाते हुए बोलता है, जैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स कर सकते हैं। वो बोलता है, सोचो एक रैंडम आदमी के साथ ये सब करना जिससे तुम अभी तुरंत मिली हो, क्रेजी है ना? ये तुम्हारे उस डेली के पैटर्न्स में नहीं है और तुम ऐसा सोच भी नहीं सकती क्योंकि ये तुम्हारे पेरेंट्स के रूल बुक में नहीं है। एंड इसी तरह वो उसे मैनिपुलेट करता जा रहा होता है, जहाँ वो उसे पूछता है कि इफ वो वर्जिन है अभी भी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है एंड उसके पसीने छूट रहे होते हैं एंड वो कुछ बोलती नहीं है। जिसके बाद मानव बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमसे बात करके मज़ा आया, एंड वो ये बोलकर जाने लगता है। एंड तभी नाकोशी बहुत ही अजीब सी चीज़ देखता है एंड अचानक से हम देखते हैं कि उस लड़की ने मानाबू का हाथ पकड़ लिया होता है एंड उसे रोक लिया होता है। जिसके बाद मानाबू नाकोशी को इशारा करके जाने लगता है लड़की के साथ, एंड नाकोशी भी ये सब देख रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ वो फाइनली अकेले होते हैं एंड इसलिए मानाबू उससे परमिशन लेता है। लेकिन तभी वो लड़की बोलती है कि वो उसके ट्रू सेल्फ को देखना चाहती है एंड तुरंत से उसका जो वो ग्लास वाला होमुनकुलाई होता है उसमें एक छेद हो जाता है एंड उससे पानी लीक करने लगता है। और नाकोशी भी छिप कर ये देख रहा होता है, जहाँ बहुत देर तक मानाबू कोई मूव नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से 70-75 बोलती है, तुम तो पूरा साल ही ले रहे हो मूव करने के लिए। एंड तभी उसके कंटेनर में एक और होल हो जाता है
एंड पानी लीक होने लगता है। जहाँ वो एक मूव लेने की कोशिश करता है एंड उस अपना हाथ जेंटली से उसके चीक में टच करता है एंड तभी अचानक से वो लड़की मानाबू का हाथ कस के पकड़ लेती है एंड तभी बहुत से होल हो जाते हैं एंड हर जगह से वाटर लीक करने लगता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है एंड इसलिए वो बोलता है एक बाथरूम ब्रेक के लिए लेकिन तभी 7075 बोलती है कि कहीं तुम डर तो नहीं गए। और ये सुनते ही वो पूरी तरह ब्लास्ट कर जाता है एंड वो भागते भागते बाहर आ जाता है। तभी नाकोशी देखता है कि वो बहुत ही बुरी तरह वाटर लीक कर रहा है एंड उसी मोमेंट पर जब नाकोशी उसे ध्यान से देखता है तो वो उसके होमुनकुलाई में एक बहुत ही अलग सी चीज़ नोटिस करता है, जहाँ उसके होमुनकुलाई का फेस अलग होता है जो किसी और का होता है एंड वो किसका होता है वो अभी तो रिवील नहीं किया जाता है हमें, तो हम आगे फर्दर के चैप्टर्स में देखेंगे। हम देखते हैं मानाबू को जो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है एंड वो वहाँ से भाग जाता है पूरी तरह डर कर और नाकोशी उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है एंड तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है 7075 को जो जमीन पर गिरी हुई होती है एंड जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ नाकोशी उसे अपने कार में वापस ले जा रहा होता है उसके घर तक एंड तभी वो मानाबू को बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा होता एंड तभी 7075 भी नाकोशी को पहचान जाती है कि वो वही शॉप वाला बंदा है जो इतना प्रॉब्लम किया था एंड तभी जब नाकोशी अपनी आई क्लोज करके उसे पास से नोटिस करने की कोशिश करता है तब वो देखता है कि 7075 जो एक सॉक के शेप में होती है एंड उसके सर से पसीना आ रहा होता है जो पसीना भी सैंड से बना हुआ होता है। जहाँ जब वो करीब से देखता है उसे तो वो एक बहुत ही अजीब सी चीज़ नोटिस करता है, तो वो अपनी फिंगर में उसका पसीना लेकर जब ध्यान से एग्जामिन करता है तब वो देखता है कि वो असल में सैंड नहीं होता है मगर सिंबल्स होते हैं। वो लड़की इन सिंबल्स की बनी हुई एक मॉन्स्टर होती है। जिसके बाद हम स्किप देखते हैं जहाँ वो उसे उसके घर पर छोड़ देता है। जहाँ वो जैसे ही घर जाती है उसकी मॉम उसे गेट के पास ही डांटना स्टार्ट कर देती है एंड नाकोशी अपनी आइज़ की हेल्प से चेक करता है इस सब सही है या नहीं। तो वो देखता है कि उसकी मॉम जो कि बहुत ही भयानक सी होमुनकुलाई होती है और जब 7075 पूरी तरह ब्रेक होकर ज़मीन पर फैली हुई होती है वो नोटिस करता है कि उसकी मॉम उस फैले हुए होमुनकुलाई को 7075 को जो कि पूरे फर्श में फैली हुई होती है उसे वापस से मोल्ड करके एक स्टैचू बना देती है जो शो करता है कि कैसे उसे वापस से एक गुड गर्ल बनाने के लिए ढाला जा रहा है। वो धीरे धीरे उसे फिक्स करते जाती है और वापस उसे सैंड की स्टैचू में चेंज कर देती है जहाँ वो लड़की 7075 एक बहुत ही क्रीपी और चिलिंग सी लुक देती है नाकोशी को। जिसके बाद नाकोशी ड्राइव करने लगता है और वो वापस से अपनी फेवरेट जगह चला जाता है जहाँ वो खड़ा होकर उस सॉफ्ट ब्रीज को एंजॉय कर रहा होता है एंड तभी हमें एक झलक दिखाया जाता है कि असल में नाकोशी कितना स्मार्ट है, जहाँ वो खड़े खड़े कुछ कैलकुलेशंस करने लगता है एंड एक सेकेंड में कैलकुलेट कर देता है कि वेव्स का ड्यूरेशन कितना होगा। जिसके बाद वो अपने उस रोबोटिक हैंड को देखते हुए बोलता है कि वो कोई बेहुदा रोबोट नहीं है। जिसके बाद वो चुपचाप से अपने कार में जाकर बैठ जाता है जहाँ वो नोटिस करता है कि 7075 के फ़ोन को जो वो उसकी कार में ही गलती से छोड़ देती है एंड हम ये सीन को यहीं पर स्टॉप करके हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ 7075 के घर को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। जहाँ डिनर के बाद 7075 टॉयलेट जाने लगती है जहाँ वो अपने डॉगी को पेट करते हुए बोलती है, ओह पुअर थिंग, चाहे तुम कितना भी चाहो तुम इस घटिया घर से एस्केप नहीं कर सकते। जिसके बाद वो टॉयलेट में घुस जाती है एंड वो अपने साथ एक बैग लाई हुई होती है जहाँ पर उसके अंदर एक स्कैल्पेल होता है जो वो निकालती है एंड अपने राइट लेग के शॉक्स को उठाने लगती है एंड तभी हमारा नाकोशी वाला सीन रिज्यूम किया जाता है जहाँ वो 7075 के फ़ोन को एक्सप्लोर कर रहा होता है एंड तभी वो बहुत ही अजीब अजीब से वीडियोस देखता है जिसमें वो ब्लड के साथ प्ले कर रही होती है एंड तभी हम 7075 के पास वापस आ जाते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो उसके लेग्स पे बहुत से कट्स लगे हुए होते हैं जहाँ वो तभी उस स्कैल्पेल की हेल्प से एक कट मार देती है जहाँ तुरंत से वहाँ से ब्लड आने लगता है जिसे वो अपनी हाथ में लेकर लिक करने लगती है जहाँ बेसिकली ये 7075 का एक सीक्रेट पैटिस होता है। एंड अगर तुम्हें अभी से ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा है तो अभी तुम रुको, अभी हम नाकोशी की पैटिस को देखेंगे जो इससे भी ज़्यादा बुरी होती है। तो सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नाकोशी को जो अपनी कार में होता है एंड अचानक से चिल्लाने लगता है जोर से जहाँ वो चिल्लाकर अपना शेकर सेक कर रहा होता है एंड यू नो व्हाट आई मीन।
तो वो ये करके अपने शेकर से क्रीम निकालता है, जिसे वो लिक करता है अपने फिंगर में लेकर। जहाँ एक जगह 70-75 ब्लड लीक कर रही होती है, तो दूसरी जगह नाकोशी जहाँ दोनों अपनी-अपनी वियर्ड बकचोदी करते हुए दिखते हैं। एंड अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ नाकोशी को 70-75 का कॉल आया होता है, जहाँ वो बोलती है कि उसका फ़ोन उसके कार में छूट गया है एंड उसमें कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो वो नहीं चाहते कि कोई भी देखे, और इसलिए वो उसे वापस बुलाने लगती है। जहाँ नाकोशी बहुत ज़्यादा अनॉयड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो ड्राइव करके उसके घर जाने लगता है। जहाँ 70-75 भी अपनी बालकनी में खड़े होकर उसकी उसी का वेट कर रही होती है। एंड तभी कुछ देर बाद नाकोशी वहाँ आता है, जहाँ वो एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं। एंड तभी अचानक से 70-75 अपनी छत से कूद जाती है और उसकी तरफ आने लगती है। जब नाकोशी उसे देखता है अपनी लेफ्ट आई क्लोज करके, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी तरीके से इसकी तरफ आ रही होती है, जो बहुत ही ज़्यादा चिलिंग और स्केरी होता है। जहाँ वो उसके कार के डोर के सामने आती है एंड तभी बहुत सी स्केरी फेसेस देखने को मिलती है, जहाँ वो डोर ओपन करके अंदर आकर बैठ जाती है। जहाँ तभी नाकोशी नोटिस करता है कि उसके फिंगर्स पर थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ है एंड इसलिए वो उसे बताता है इस बारे में। एंड 70-75 उस ब्लड को भी लीक कर जाती है। एंड तभी 70-75 नाकोशी के माउथ के पास पॉइंट करते हुए बोलती है, तुम्हारे माउथ में भी वाइट वाइट कुछ लगा हुआ है, जिसको नाकोशी तुरंत से साफ कर लेता है। एंड फिर वो बोलती है उसको कि कहीं लेकर जाने के लिए, ताकि वो कुछ देर बातें कर सके। जिसके बाद वो उसे लेकर ड्राइव करने लगता है, जहाँ वो उसे उसका छोटा हुआ फ़ोन वापस लौटा देता है। लेकिन वो उसे देखते ही पता कर लेती है कि नाकोशी ने उसके फ़ोन को ओपन करा है एंड इसलिए वो उसे पूछती है कि तुम मेरा फ़ोन देख रहे थे ना। लेकिन नाकोशी जब उसे देख रहा होता है, वो इतनी भयानक हो जाती है कि वो उसे देखकर डर ही जाता है। जहाँ उसके प्राइवेट वाले एरिया से एक सर बाहर आ रहा होता है एंड इसलिए वो इससे टेरिफाई होकर वहाँ हाथ घुसा देता है। जहाँ वो ऐसा करते हुए बोलता है, तुम्हें यही चाहिए था ना। और ये बोलकर वो उसके चेस्ट को प्रेस करने लगता है, लेकिन उसके हाथ उन सिंबल्स में अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से उसे कुछ फील नहीं हो रहा होता। वो उसे किस करने का ट्राई करता है, मगर उससे वो भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता है एंड कुछ भी फील नहीं हो रहा होता उसे ये किया। इसलिए वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी 70-75 अपने पैर उसके पैर के ऊपर रख देती है, शोइंग कि वो भी इंटरेस्टेड है ये करने के लिए। जहाँ वो उसे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करती है एंड फिर बोलती है कि तुम भी उसी दूसरे लड़के की तरह बर्ताव कर रहे हो। जहाँ वो मिरर में देखता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा भयानक भयानक चीज़ें देखता है एंड तभी वो उसका मूड पकड़कर उसे धक्का दे देता है एंड तुरंत से कार स्टार्ट करके कहीं जाने लगता है। जहाँ वो अपनी कार को वापस से उसके घर के बाहर लाकर रोक देता है एंड बोलता है चलो वहीं से शुरू करते हैं। एंड यही बोलकर वो अपने लेफ्ट हैंड से उसकी चीक को टच करता है। लेकिन बहुत अजीब सी चीज़ होती है, जब वो अपनी रोबोटिक हैंड उस पर डालता है, वो देखता है कि वो अपनी रोबोटिक हैंड की हेल्प से उसे फील कर पा रहा होता है एंड तभी वो उसके जोर से धक्का देता है, जहां वो उससे अपनी रोबोटिक हैंड की वजह से कंट्रोल कर रहा होता है। जहां वो बोलता है मेरा लेफ्ट हैंड ही अब तुम्हें ठीक करेगा, और ये बोलकर ही वो उसके साथ वो अडल्ट वाली हरकतें करने लगता है। वो उसके साथ कंटिन्यूसली करता जाता है, जहाँ 70-75 उसका बैंडेज खोल देती है एंड हम उसके सर पर वो ट्रेपनेशन ऑपरेशन का निशान देख सकते थे। जहाँ सभी 70-75 का पैर नाकोशी को लग जाता है एंड उसके स्टिचेस खुल जाते हैं, जिससे ब्लड बाहर आने लगता है। एंड वो जब खुद को मिरर में देखता है, तो वो एक बहुत सा स्केरी सा विजुअल देखता है, जिसके बाद वो अपनी माउथ की हेल्प से उसका शॉक उतार देता है एंड तभी वो उसके लेग पर उन कटों के मार्क्स को देखता है, जिसे देखकर वो एक क्रीपी सा स्मर्क करता है एंड फिर अपनी फिंगर्स की हेल्प से उसकी कट को फोर्सफुली स्प्रेड करता है, जिसकी वजह से वो ब्लीड करने लगता है। एंड फिर नाकोशी उसके उस कट से आ रहे ब्लड को सक करने लगता है, और तभी 70-75 तुरंत से उसको अपने पास पुल करके उसे किस करती है। जहाँ तभी नाकोशी नोटिस करता है कि वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। उसका फेस पूरी तरह नॉर्मल हो चुका है होता है एंड वो धीरे धीरे पूरी तरह सही हो जाती है, और फिर वो उठकर वापस जाने लगती है, जहाँ नाकोशी उसे चुपचाप जाते हुए देख रहा होता है। एंड तभी वो अपने रोबोटिक आर्म को देखता है और पैर पे अपने हाथ को रखता है। जैसे ही वो रख कर सांस लेता है, वो बहुत ही एक अजीब सा चीज़ फील करता है। जहाँ जब वो नीचे देखता है, तो वो देखता है कि उसका लेफ्ट वाला पैर सैंड का बन चुका होता है, जिसका मतलब होता है कि उस लड़की का होम्युनकुलस भी अब नाकोशी में ट्रांसफर हो चुका होता है।
जिसे देखकर वो जोरों से हंसते-हंसते बोलता है, वाह! फिर से? हाहा, मैं इसे जीत ही नहीं सकता, इस बार पैर हो गया। ये बोलकर वो अपनी कार की विंडो से उसकी बालकनी की तरफ देखता है और वहाँ पर 70-75 उसको देख ही रही होती है। जिसके बाद वो अपना कार स्टार्ट करके वापस से वही अपनी फेवरेट वाली जगह चला जाता है, जहाँ वो खड़ा होता है। एंड आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं। काफ़ी हो चुकी वीडियो। तो या मैं इस बार काफ़ी लेट हूँ एंड मैं जानता हूँ, आई नो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एंड जिस वजह से मैं अभी थोड़ा बिज़ी शेड्यूल में हूँ, इसलिए ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लेकिन मैं कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करूँगा पूरा। चिंता मत करो, हमारे वीडियोज़ अब रेगुलर लाएँगे। और अगर तुम्हें आज की ये वीडियो पसंद आई, जो आई होप तुम्हें आई हो, तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें इसके आगे के पार्ट्स देखने हैं। एंड मैं मिलता हूँ जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए sayonara। तो गाइस एक्चुअली मैं अभी अंडे से ही निकला हूँ।